हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है पशु प्रबंधन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पशुओं की दैनिक आहार या आवश्यकता मुख्यतः निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? केवल पशुओं की उम्र पर, केवल पशुओं के शरीर के भार पर, केवल पशुओं के उत्पादन पर, या पशुओं के शरीर भार एवं उत्पादन दोनों पर। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है। और ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये इसकी व्याख्या है कंप्लीटली वे में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, देखिए कि एक वैश्विक बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है। तो वह होती है 1.25 टू 1.5 वर्ग मीटर। अब इसकी व्याख्या देखें तो देखिए पशु आवास प्रबंधन यानी फर्स्ट पॉइंट, यानी पशु आवास की लंबाई पूर्व पश्चिम एवं चौड़ाई उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए। ठीक है। पशु आवास आसपास के क्षेत्र में थोड़ा ऊंचे स्थान पर होना चाहिए जिससे जल निकास की समुचित व्यवस्था हो सके। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट, पशु आवास में पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश पहुंचना चाहिए। फोर्थ नंबर पॉइंट, यानी वायु संचार की समुचित व्यवस्था हो। और फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या पूछा गया, यानी देखिए इसमें फिफ्थ नंबर पॉइंट, यानी कि आवास में स्वच्छ जल की प्राप्त व्यवस्था हो ताकि पशुओं के पीने हेतु तथा सफाई की समुचित प्रबंधन किया जा सके। सिक्स नंबर पॉइंट, पशु आवास में फर्श तथा नालियां आदि पक्की होनी चाहिए ताकि उनकी सफाई प्रतिदिन भली भांति की जा सके। सेवन नंबर पॉइंट, पशु आवास तक आने जाने का अच्छा रास्ता होना चाहिए। एट नंबर पॉइंट, यानी कि पशुशाला में पशुओं को प्राप्त स्थान उपलब्ध हो। और नाइन नंबर पॉइंट, यानी पशुशाला में पशुओं को पूर्ण आराम तथा सुरक्षा मिले। 10 नंबर पॉइंट, यानी भवन टिकाऊ तथा आकर्षक हो। 11 नंबर पॉइंट, हमें क्या ध्यान रखना है कि पशुशाला तथा इसमें काम में आने वाले बर्तनों उपकरणों आदि को रोगाणुओं से मुक्त रखना चाहिए। 12 नंबर पॉइंट, यानी पशु आवास में बीमार पशुओं की देखभाल एवं चिकित्सा के लिए अलग कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए। 30 नंबर पॉइंट, हमें क्या ध्यान रखना है कि पशुओं के मल मूत्र तथा चारे आदि का संग्रह इस प्रकार करें कि उनसे दुर्गंध या गंदगी धूप में न मिले तथा पशुशाला में गंदगी न फैले। ठीक है। अब बात आती है पशुओं का खुला आवास। ठीक है। तो पशुओं का खुला आवास की बात करें तो गाय के अंदर वर्ग फीट की बात करें तो 80 से 100 रखी जाती है। ठीक है। और वर्ग मीटर की बात करें तो 7.5 से 9.3 वर्ग मीटर स्थान रखा जाता है। गाभिन गाय की बात करें, ठीक है, तो उसमें वर्ग फीट रखा जाएगा 180 टू 200। और वर्ग मीटर की बात करें तो 16.7 से 18.5 वर्ग मीटर रखा जाता है। ठीक है। भैंस की बात करें तो इसमें वर्ग फीट की बात करें तो वर्ग फीट रखा जाता है 80 से 100। और वर्ग मीटर की बात करें तो 7.5 से 9.3 रखा जाता है। सांड की बात करें, यानी सांड जो नर पशु है उसमें वर्ग फीट स्थान रखा जाएगा 200 से 250। और वर्ग मीटर की बात करें तो 18.5 से 23.2 रखा जाता है। भेड़ बकरी की बात करें तो वर्ग फीट रखा जाता है 12 से 16। और वर्ग मीटर की बात करें तो 1.1 से 1.4 वर्ग मीटर स्थान रखा जाता है। ऊंट की बात करें तो वर्ग फीट यानी 70 से 100। और वर्ग मीटर की बात करें तो 6.5 से 9.2 रखा जाता है। अब बात आती है पशुओं का बंद आवास। बंद आवास के अंदर यानी जो गाय है उसमें वर्ग फीट रखा जाएगा 20 से 30। और वर्ग मीटर की बात करें तो 1.8 से 2.7 वर्ग मीटर स्थान रखा जाता है। गाभिन गाय की बात करें तो बंद आवास स्थान यानी कि 100 से 120। और वर्ग मीटर की बात करें तो 9.2 से 11.0 रखा जाता है। भैंस की बात करें तो वर्ग फीट की बात करें तो वर्ग फीट रखा जाता है 25 से 35। और वर्ग मीटर की बात करें तो 2.3 से 3.2 वर्ग मीटर स्थान रखा जाता है। सांड यानी नर पशु की बात करें तो वर्ग फीट यानी कि 120 से 140। और वर्ग मीटर की बात करें तो 11.0 से 13.0 रखा जाता है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि खुली पशुशाला में वयस्क भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है। तो वह होती है 80 से 100 वर्ग फीट की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना जाता है। तो वह माना जाता है 20 से यानी 20 टू 25 वर्ग फीट माना जाता है। अब इसकी व्याख्या देखें तो एक गाय को 5 इंटू 4 फीट यानी 20 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि एक 60 इंटू 10 मीटर के डेयरी शेड में दो पंक्तियों में कितने गायें रखी जा सकती है। कि एक 60 इंटू 10 मीटर के डेयरी शेड है जिसमें दो पंक्तियों में कितने गायें रखी जा सकती है। तो 50 गायें रखी जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए कि इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधक यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में काम में ली जाती है, तो वह फिनाइल ली जाती है। ओके, नेक्स्ट यानी कि इसकी व्याख्या है, ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, कंप्लीटली वे में दोनों का ही यानी कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय भैंस के उत्थान हेतु प्रजनन की सही नीति क्या है, तो वह है चयनित प्रजनन। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, यानी कि काफ़ी बड़ी व्याख्या है। जब हम थ्योरी पैटर्न पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे तरीके से मैं वहाँ पे करवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्लास है हमारी, तो इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कंप्लीटली वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यानी कि हर्ड यानी कि झुंड में अवांछनीय या अनुत्पादक, ठीक है, यानी कि अनप्रोडक्टिव जानवरों को हटाना क्या कहलाता है, तो वह कलिंग कहलाता है। अब इसकी व्याख्या देखें तो कलिंग क्या होता है, देखिए वांछित या अवांछित विशेषताओं के अनुसार जीवों को एक समूह से अलग करने की प्रक्रिया है। पशु प्रजनन में यह एक विशिष्ट लक्षण के आधार पर जानवरों को प्रजनन स्टॉक से हटाना या अलग करना कलिंग कहलाता है। कास्टिंग की बात करें तो पशुओं के सींग रोदन व खुर को काटने आदि उद्देश्य से पशुओं को सावधानीपूर्वक जमीन पर गिराना ही कास्टिंग कहलाता है। अब बात आती है वीनिंग किसे कहते हैं, तो वीनिंग की बात करें तो वीनिंग बछड़ों को मां से अलग रखकर पालना। गातव्य है कि बछड़े की जन्म से 24 से 48 घंटे के भीतर तुरंत बाद अलग कर दिया जाता है। वहीं पे सकलिंग की बात करें तो यानी कि बछड़े को मां के साथ रखकर पालना सकलिंग कहलाता है, और विनिंग की बात करें तो बछड़े को मां से अलग रखकर पालना विनिंग कहलाता है। दोनों को याद रखिएगा। फिर आता है डिटेकिंग। डिटेकिंग क्या होता है, पशुओं के शरीर से परजीवियों यानी पिशु हो गया, जू हो गया आदि को मारना या हटाना ही डिटेकिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक गाय को गर्भधारण के कितने दिनों के बाद गर्भावस्था राशन, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी राशन देना चाहिए, तो वह देना चाहिए 6 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देखिए बढ़ने वाली व स्तन पान करने वाली गायों की कुल सांद्र खाद में यूरिया प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वह 3% से अधिक नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कुक्कुट प्रबंधन। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि युद्ध क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध पक्षी की जो नस्ल है वह कौन सी है, तो वह असील है। ठीक है, अब देखिए मुर्गियों की प्रमुख नस्लें एक दृष्टि में, तो असील जो है युद्ध क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। कड़कनाथ की बात करें तो काली मास हेतु प्रसिद्ध है। फिर आता है चिटगांव या चटगांव जिसे कहा जाता है, तो बंगाल की द्विप्रयोजन नस्ल है यह है। चटगांव जो है बंगाल की द्विप्रयोजन नस्ल है। रोड आइलैंड रेड जो है सर्वोत्तम द्विप्रयोजन नस्ल है। प्लाईमाउथ रॉक की बात करें तो सर्वोत्तम गुणवत्ता युक्त मांस, और व्हाइट लैग हॉर्न की बात करें तो सर्वाधिक अंडा उत्पादन होता है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है, तो वह व्हाइट लैगहॉर्न का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि मुर्गी की लैगहॉर्न नस्ल प्रसिद्ध है, तो वह है अंडा उत्पादन के लिए, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाइट लैगहॉर्न का ओरिजिन पैलेस यानी उत्पत्ति स्थल जो है वह क्या है, इटली है। ठीक है, अब बात करें मुर्गियों की प्रमुख नस्लों के ओरिजिन पैलेस यानी उत्पत्ति स्थल की बात करें तो असील जो है वह लखनऊ यानी भारत की है। कड़कनाथ की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश यानी भारत की है। चिटगांव या चटगांव की बात करें तो बंगाल यानी भारत की है। रोड आइलैंड रेड की बात करें तो अमेरिका की है। रेड कॉर्निश की बात करें तो इंग्लैंड की है। और प्लाईमाउथ रॉक की बात करें ना तो अमेरिका की है। प्लाईमाउथ रॉक जो है वह कहाँ की है, अमेरिका की। और व्हाइट लैग हॉर्न की बात करें तो इटली की है। अब बात आती है हमारी कड़कनाथ। कड़कनाथ एक किस्म है, तो वह किसकी है, तो वह हमारी मुर्गी की नस्ल है। ठीक है, और कड़कनाथ मुर्गी का मांस कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, अब बात आती है इसकी व्याख्या की, तो मुर्गियों की नस्लें बरसा, टैनी, असील, प्रतापधन होगी, कड़कनाथ होगी, कामरूपा होगी, नर्मदा निधि होगी। ठीक है, जारिसम होगी। गंतव्य है कि कुक्कुट विकास हेतु कड़कनाथ योजना बांसवाड़ा जिले में संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतापधन किस्म से संबंधित है,
तो वह हमारी मुर्गी से है। थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कुक्कुट में किस रोग को न्यू कैस्टल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है? तो वह रानीखेत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात आती है कुक्कुट के प्रमुख रोग। एक दृष्टि के अंदर देखें तो देखिए रानीखेत जो रोग है, रानीखेत यानी न्यू कैसल डिजीज जिसे कहा जाता है, तो यानी कि जो इसका कारण या कारक जो है वो पैरामैक्सोवायरस टी फर्स्ट है। ठीक है, फाउल फॉक्स चेचक की बात करें तो बोर्लियो एबियम वायरस है। बर्ड फ्लू की बात करें तो इन्फ्लुएंजा वायरस है। गुम्बोरो या गुम्बेरो की बात करें तो रियू वायरस है। ठीक है, मरेक्स पक्षघात की बात करें तो एविना ल्यूकोसिन वायरस है। सफेद दस्त या प्लूरोम की बात करें तो सोलोमोनेला प्लूरोम जीवाणु है। और खूनी पेचिश या कोक्सीडियोसिस की बात करें ना तो किसका है? तो एमेरिया निक्रोटिक्स व इमेरिया एसबुलिना प्रोटोजोआ है। ठीक है, अब बात आती है हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए कि मुर्गियों में चेचक रोग का कारण जो है वह कौन सा है? तो वह विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कुक्कुट में रानीखेत व्याधि द्वारा जनित जो है वह विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति के जानवर में होती है? तो वह हमारे कुक्कुट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सी बीमारी मुर्गियों की है? तो वह रानीखेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुक्कुट पॉक्स जनित जो रोग है वह विषाणु जनित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुम्बेरो नामक बीमारी किस में पाई जाती है? तो गुम्बेरो नामक बीमारी मुर्गी के अंदर पाई जाती है। मोस्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पोल्ट्री पक्षियों में वायरस बीमारी जो है वह आपकी रानीखेत है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए कि पोल्ट्री में पैर की उंगली का पक्षघात एक पोषण संबंधी बीमारी है जो किनकी कमी के कारण होता है? तो किनकी कमी के कारण होता है? तो वह विटामिन B2 की कमी के कारण होता है। सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गी के अंडे का औसत भार जो होता है वह कितना होता है? तो औसत भार यानी 58 ग्राम होता है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखें तो वैज्ञानिक का जो नाम है गैलस डोमेस्टिका है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलस डोमेस्टिका। कुल वजन की बात करें तो 58 ग्राम होता है। प्रोटीन की बात करें तो 11.8 ग्राम होता है। फैट की बात करें तो 11.0 ग्राम होता है। खनिज पदार्थ की बात करें तो 10.7 ग्राम होता है। और जल की बात करें ना तो 10.7 ग्राम होता है। ठीक है, अब बात आती है इसमें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मुर्गियों को खिलाने के लिए निम्न में से सबसे अच्छी खली कौन सी मानी जाती है? तो वह बिनोने की खली मानी जाती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या की बात करें ना तो व्याख्या क्या है? देखिए मुर्गियों को खिलाने के लिए मूंगफली की खली, तिल की खली, अलसी की खली हो गया यानी कि लाइन सीड हो गया, सोयाबीन की खली हो गया, दाने में जो मक्का, बाजरा, जेई, दाने में मक्का, बाजरा, जो जेई, गेहूं, चावल, पॉलिश आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए कि मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है? तो मुर्गी यानी 20 सप्ताह के अंदर यानी कि 20 सप्ताह में यानी कि अंडा देना प्रारंभ कर देती है। व्याख्या की बात करें तो मुर्गी 20 सप्ताह यानी कि 140 दिन लगभग 5वें महीने अंडा देना प्रारंभ कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कुक्कुट आहार यानी कि पोल्ट्री राशन में निम्न में से कितना तंतु यानी कि फाइबर होना चाहिए? तो वह होना चाहिए 5.0%। ठीक है, अब बात आती है कुक्कुट के आहार में 5 से 8% तंतु होना चाहिए यानी फाइबर होना चाहिए। कुक्कुट के आहार और मात्रा प्रतिदिन की बात करें तो मूंगफली का जो चूर्ण दिया जाता है वो 9.5 kg दिया जाता है। मछली के चूर्ण की बात करें तो 2.5 kg दिया जाता है। नमक की बात करें तो 0.5 kg दिया जाता है। मैग्नीज की बात करें तो 0.5 kg और विटामिन मिश्रण की बात करें ना तो 0.5 kg दिया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की कि 100 ग्राम अंडे से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 100 ग्राम अंडे से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो वह 160 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए निम्नलिखित में से किस प्रजाति में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो वह मुर्गी के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? देखिए कि मुर्गी में अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? तो वह बिताता है गर्भाशय के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कृत्रिम विधि द्वारा उद्भवन हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की यानी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? तो वह 37.5 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब बात करें
इसकी व्याख्या की, अंडे में चूजा बनाने की प्रक्रिया इंक्यूबेशन कहलाती है। अंडे सेने का सर्वोत्तम समय फरवरी मार्च होता है। उद्भवन काल की बात करें तो 21 दिन का होता है, यानी 21 डेज का होता है। टेम्परेचर की बात करें तो 100 से 103 यानी 103 डिग्री फारेनहाइट होता है। अंडे सेने की विधियों की बात करें ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि के अंदर क्या होता है, इसके द्वारा अंडे सेने के लिए प्रति मुर्गी अंडे की संख्या 6 से 8 रखी जाती है। सेकंड की बात करें तो कृत्रिम विधि जो होता है, इस विधि से अंडे सेने के लिए यानी कि इंक्यूबेटर का प्रयोग किया जाता है। इंक्यूबेटर में अंडे सेने के लिए अंडों का चौड़ा सिरा यानी चौड़ा सिरा ऊपर की ओर रखा जाता है तथा अंडे में झुकाव 45 डिग्री रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि मुर्गी के अंडे को कृत्रिम ढंग से सेने के लिए पहले दूसरे तीसरे सप्ताह के लिए सर्वोत्तम जो उपयुक्त टेम्परेचर रखा जाता है वह कौन सा होता है, तो 100, 101, 102 डिग्री फारेनहाइट रखा जाता है, एंड थर्ड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि मुर्गी के अंडे में कवच जो होता है वह होता है कितना, कुल अंडे की भार का 8 से 11% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि मांस के लिए पाले जाने वाली मुर्गे या मुर्गियां क्या कहलाती हैं, तो वह ब्रॉयलर कहलाती है। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो अंडा उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियां, अंडे उत्पादन के लिए जो पाले जाने वाली जो मुर्गियां हैं ना, वह लेयर तथा मांस के लिए पाले जाने वाली मुर्गियां ब्रॉयलर कहलाती हैं। ठीक है, मांस उत्पादन के लिए उद्देश्य से पाले गए पक्षियों को प्रारंभिक अवस्था में ब्रॉयलर प्रारंभिक आहार तथा बाद में ब्रॉयलर फिनिशर आहार दिया जाता है। ठीक है, बात आती है मुर्गी मांस चिकन में पाए जाने वाले अवयव परसेंट की। ठीक है, तो जल कितना परसेंट पाया जाता है, 65 से 80% पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो 16 से 22% पाया जाता है। फैट की बात करें तो 1.5 से 13% पाया जाता है फैट। खनिज पदार्थ की बात करें तो 0 से 65 से 0.1% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 0.50 से 0.15% पाया जाता है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की हमारी, कि ब्रूडर की 2 फीट फर्श से ऊंचाई पर अनुकूल तापक्रम पर क्या होना चाहिए, तो वह 85 से 90 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। बात आती है मुर्गियों के लिए आवास की बात करें तो यानी कि ब्रूडिंग यानी कि इड़बा यानी कि 1 से 4 वीक की आयु के चूजों को ब्रूडर यानी कि दड़बे में रखकर पाला जाता है। इसका जो टेम्परेचर रखा जाता है वह 85 से 90 डिग्री फारेनहाइट यानी कि 29.4 32.3 डिग्री सेल्सियस के बीच आर्द्रता 40 से 70% तक रखते हैं। ठीक है, रेयरिंग की बात करें तो 4 से 8 वीक के चूजों को पाल घरों यानी कि रेयरिंग में पाला जाता है। मुर्गियों को इस समय प्रति मुर्गी यानी कि 1.5 से 2.0 वर्ग फीट स्थान की जरूरत होती है। ग्रोअर मैनेजमेंट की बात करें तो ग्रोअर मैनेजमेंट क्या होता है कि 8 वीक से अधिक आयु की मुर्गियों का पालन ग्रोअर यानी कि ग्रोअर मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अंडे देने वाली जो 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होती है, तो 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी, तो वह होगी 0.25 एकड़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब व्याख्या की बात करें तो देखिए गहरी बिछाली प्रणाली में मुर्गियों के लिए आवास यानी कि 100 मुर्गी लंबाई 20 फीट इंटू चौड़ाई 15 फीट इंटू ऊंचाई 10 फीट रखी जाती है। ऊंचाई जो रखी जाती है वह इक्वल रखी जाती है 10 फीट। हमें सिर्फ याद रखना है चौड़ाई और लंबाई का। ठीक है, 2000 मुर्गियां हैं जिनमें लंबाई रखी जाती है 30 फीट और चौड़ाई 20 फीट रखी जाती है और ऊंचाई इक्वल ही रहेगी 10 फीट। ठीक है, 500 मुर्गियां की बात करें तो लंबाई 60 फीट चौड़ाई यानी कि लंबाई 60 फीट इंटू चौड़ाई 25 फीट और ऊंचाई 10 फीट रखी जाती है। 1000 मुर्गियों के लिए लंबाई 100 फीट इंटू चौड़ाई 30 फीट और ऊंचाई 10 फीट रखी जाती है। ठीक है, आवास प्रबंधन की बात करें तो मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पक्षियों की वृद्धि तेजी से हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, मृत्यु दर न्यूनतम हो, इनकी सुरक्षा का उचित प्रबंधन हो, तभी उत्पादन अधिक होगा। उपयुक्त सारी बातें एक अच्छे आरामदायक आवास द्वारा ही पक्षियों को उपलब्ध कराई जा सकती है। आवास का चयन की बात करें तो आवास का जो चयन है, मुर्गी पालन हेतु आवास का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का दृष्टिगत रखना चाहिए। बात आती है स्थान का चयन। स्थान का चयन की बात करें तो प्रथम स्थान यानी जो स्थान आबादी से बहुत अधिक दूर नहीं होना चाहिए। स्थान आसपास के स्थान से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। उस स्थान पर सूर्य के प्रकाश व वायु संचार में कोई बाधा ना हो। ठीक है, यानी कि उस स्थान पर सूर्य के प्रकाश व वायु संचार में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उस स्थान पर पानी व बिजली की पूर्ण सुविधा हो।
आगमन के प्राप्त साधन हो, स्थान पक्षियों के स्रोत तथा कीड़ों मकोड़ों से पूर्ण सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, भूमि अधिक महंगी ना हो। ठीक है, आवास के गुण की बात करें तो आवास इस प्रकार से बना हो कि पक्षियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर सके। ठीक है, आवास में पक्षियों के लिए प्रकाश व वायु के आगमन का समुचित प्रबंधन होना चाहिए। आवास बिल्कुल सूखा रहना चाहिए, अर्थात उसमें छत या दीवारों से जल का रिसाव, फर्श से जल का बहना या पानी के पात्रों से जल का रिसना आदि किसी भी कारण से सिलन नहीं हो। आवास सदैव स्वच्छ रहना चाहिए। मुर्गियों की नस्ल तथा संख्या के अनुसार उनको प्राप्त स्थान उपलब्ध हो। मुर्गीशाला मनुष्य के आवास अर्थात आवासीय क्षेत्र के समीप नहीं होनी चाहिए, अन्यथा दुर्गंध घरों में रहती है। आवासीय क्षेत्र से अधिक दूर होने पर आने जाने में समय श्रम धन अधिक लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गी का सामान्य टेम्परेचर जो होता है वह कितना होता है, तो 107 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या देखिए कि मुर्गी के शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर रहता है 105 डिग्री फारेनहाइट होता है। 105 से 107 डिग्री फारेनहाइट होता है 40.6 से 41.7 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। एक नवजात चूजे के शरीर का जो टेम्परेचर रहता है ना वो 105 डिग्री फारेनहाइट या 39.7 डिग्री फारेनहाइट होता है। इंक्यूबेटर से चूजे निकालने के लिए उपयुक्त टेम्परेचर जो रहता है वह 100 डिग्री फारेनहाइट यानी 37.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब बात आती है मुर्गियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों के शरीर का टेम्परेचर होता है कितना होता है, 106 फारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गी के शरीर का टेम्परेचर होता है तो वह होता है 105 से 107 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि मुर्गियों में फॉल पॉक्स व्याधि बचाव हेतु टीकाकरण का जो सही एज यानी उम्र होती है वह कितनी होती है, तो 8 से 10 वीक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक सप्ताह के मुर्गे के चूजे को कौन सी बीमारी में टीका लगता है, तो वह लगता है किसमें, रानीखेत में लगता है यानी न्यूकैसल डिजीज में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुर्गियों में विटामिन ए की आपूर्ति के लिए देते हैं तो वह हरा चारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह आपके अजमेर के अंदर है। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में 1988 में स्थापित की गई है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, वर्मी कंपोस्ट और खाद के बारे में। कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने विकसित की, तो वह विकसित की थी CLN आचार्य ने विकसित की थी। ठीक है, अब इसके व्याख्या के बारे में बात करें तो कंपोस्ट एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें यानी वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों के विघटन करते हैं। कंपोस्ट फार्म अपशिष्टों के अलावा शहर व कस्बों के अपशिष्ट, मल, कूड़ा करकट, कार्बनिक कचरा में भी तैयार की जा सकती है। कंपोस्ट तैयार करने की जो विधियां हैं वह फर्स्ट ऑफ ऑल आती है हमारी बेंगलोर विधि। ठीक है, बेंगलोर विधि के अंदर क्या है, बेंगलोर विधि यह विधि CN आचार्य द्वारा विकसित की गई जो शहरी क्षेत्रों के लिए सर्वोत्तम है। यह कंपोस्ट बनाने की सस्ती विधि है क्योंकि इसमें खाद की बार बार पलटाई नहीं करनी चाहिए यानी कि नहीं करनी होती। यह एक व्यवसाय विधि है, इसमें पारंपरिक रूप से गड्ढों में तैयार किया जाता है। नेडेप विधि यानी कि नेडेप कंपोस्ट की बात करें तो महाराष्ट्र के कृषक नाडेप काका के द्वारा विकसित की गई। थर्ड नंबर पॉइंट आता है हमारा इंदौर विधि। इंदौर विधि की बात करें तो इंदौर विधि जो है वे A हवाड़ तथा यशवंत डी वार्ड के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर में वर्ष 1924 से 1931 के मध्य विकसित की गई। इसमें खाद की बार बार पलटाई करनी पड़ती है। एडको विधि की बात करें तो इस विधि का आविष्कार 1921 में इंग्लैंड में हार्चसन व रिचर्ड्स ने किया। इस विधि में कंपोस्ट 4 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुए की खाद किसकी सहायता से बनाई जाती है, तो केचुए की खाद केचुए से बनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है 9 नंबर टॉपिक यानी कि संतुलित पशु आहार, चारा फसलें, चारागाह विकास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि दाने में सामान्यतः क्रूड फाइबर जो होता है वह कितना होता है, तो 18% से कम होता है। कितना होता है, 18% से कम होता है। यानी कि दाना आहार का 1/3 यानी 1.3 भाग खिलाते हैं वह खाद्य पदार्थ जिसमें DCP यानी कि 18% अधिक व CF 18% से कम हो दाना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर जो होता है वह कितना होता है, तो 18% या अधिक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसकी पहले व्याख्या देख लें कि चारा आहार का 2/3 भाग खिलाते हैं वह खाद्य पदार्थ जिसमें डीसीपी 18 से कम वह सीएफ यानी क्रूड फाइबर जो होता है 18% से अधिक हो चारा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सही कथन हमें चूज करना है। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यानी जो क्वेश्चन यानी देखिए सही कथन हमें चूज करना है। यानी चारे में क्रूड फाइबर जो होता है वह 18% से अधिक तथा टीडीएन 60% से कम होता है। ठीक है, चारे में क्रूड फाइबर 18% से कम तथा टीडीएन 60% से अधिक होता है। दाने में क्रूड फाइबर 18% से अधिक तथा टीडीएन जो होता है वो 60% से अधिक होता है। चारे में क्रूड फाइबर 80% से कम तथा टीडीएन जो होता है 60% से कम होता है। यानी क्रूड फाइबर जो होता है क्रूड फाइबर यानी 18% से कम तथा टीडीएन 60% से कम होता है। यानी कि इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इसमें राइट हो जाएगा कि चारे में क्रूड फाइबर 80% से अधिक तथा टीडीएन जो होता है 60% से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यानी गाय वंश को प्रति 100 केजी शरीर भार पर भोजन में शुष्क पदार्थ दिया जाता है तो वह दिया जाता है 2.5 केजी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भैंस को प्रति 100 केजी शरीर भार पर दिया जाने वाला योग्य शुष्क आहार की मात्रा जो होती है वह कितनी होती है तो 3 केजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आमतौर पर देसी गोवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से किसके अनुसार की जाती है तो वह किसके अनुसार की जाती है। देखिए तो वह की जाती है हमारी किसके अनुसार, एक सेकेंड, किसके अनुसार की जाती है तो 1 से 1.5 केजी या 100 केजी शरीर भार के अनुसार की जाती है। यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है तो कितना आहार दिया जाता है तो वह हमारा 1 से 1.5 केजी आहार दिया जाता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बैल को भारी कार्य हेतु निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है तो वह दिया जाता है 3 से 4 केजी दिया जाता है। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो बैल का जो आहार होता है बैल का आहार उसके जीवन निर्वाह तथा उसके द्वारा दिए जाने वाले कार्य पर निर्भर करता है। सामान्यतः बैल को जीवन निर्वाह हेतु पेट भर सूखा चारा खिलाए तथा सीमित मात्रा में हरा चारा भी दे तथा उसके चरने का प्रबंध करें। बैल के लिए जाने वाले कार्य के अनुसार यानी कि बैल के लिए किए जाने वाले कार्य के अनुसार उसे निम्न प्रकार दाना खिलाए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हल्का कार्य अगर कोई बैल करता है तो उसे 1 से 1.5 केजी प्रतिदिन दिया जाना चाहिए हरा चारा। मध्यम कार्य के लिए 2 से 2.5 केजी प्रतिदिन दिया जाना चाहिए और भारी कार्य के लिए 3 से 4.0 केजी प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। अब बात आती है भैंसों के संतुलित आहार में होता है तो भैंसों के संतुलित आहार में होता है क्या तो 2/3 भाग रफेज व 1.3 भाग बाटा होता है। ठीक है, यानी कि भैंस के लिए जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 2.5 से 3% शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। इस शुष्क पदार्थ का 2/3 भाग मोटा चारा तथा रफेज 1.3 भाग देने से पूरा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि चारागाह में पशुओं की चराई प्रबंधन की इनमें से श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है तो वह आवर्तनशील आस्थिगत चराई है। ठीक है, आवर्तनशील आस्थिगत चराई है एंड डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मूंगफली की खली पशुधन हेतु एक उत्तम स्रोत जो है वह प्रोटीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूखे चारे की गुणवत्ता सुधारी जा सकती है तो किसके द्वारा सुधारी जा सकती है। देखिए तो वह हमारी साधारणतः नमक के उपचार से सुधारी जाती है, यूरिया के उपचार से, पोटेशियम परमैंगनेट के उपचार द्वारा या डीएपी के उपचार द्वारा। तो यूरिया के उपचार द्वारा सुधारी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अजोला होता है, अजोला क्या होता है तो एक फंड होता है। क्या होता है, फंड होता है। ठीक है, यानी कि इसकी व्याख्या देखें तो अजोला एक तैरती हुई फंड है जो शिवार से मिलती जुलती है। सामान्यतः अजोला धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है। यह तेजी से बढ़ने वाली जैव उर्वरक है। पशुओं को अजोला खिलाने से दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है तो वह मत्स्य चूर्ण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों की खली में लगभग प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह होती है 35% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूसा एवं पशुओं के चारे यानी स्ट्रो यार्ड स्ट्रो एंड स्टोवर्स होते हैं, तो वह होते हैं यानी कि खनिज लवणों की कमी, क्रूड प्रोटीन में कमजोर, पचाने में कम। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस, इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अनुपूरक आहार की सीपी सामग्री से ऊपर है तो यूरिया पूरक की सिफारिश नहीं की जाती, तो वह 25% नहीं की जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय कृषि अनुसंधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो वह हमारे नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो वह हमारी जामडौली जयपुर के अंदर स्थित है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा। व्याख्या देखिए कि राज्य पशु आहार पोषाहार संस्थान जामडौली जयपुर की स्थापना 1991 के अंदर की गई थी। ठीक है, अब बात आती है हमारे इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गोसोपोल पाया जाता है, तो वह पाया जाता है बिनोले के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि पशुओं को कितने अंतराल पर दिन भर में केवल 2 बार भोजन दे ताकि पाचन क्रिया ठीक रहे, तो वह दिया जाता है लगभग 10 घंटे पूर्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अच्छे साइलेज का पीएच मान जो होता है वह कितना होता है, तो 4.2 से 4.5% होता है। ठीक है, यानी अच्छी साइलेज का जो पीएच मान होता है ना, वो 4.2 से 4.5 पीएच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि साइलेज बनाने में उपयुक्त गड्ढों का जो आकार रखा जाता है वह रखा जाता है, यानी उपयुक्त प्रकार का होता है साइलेज बनाने में प्रयुक्त गड्ढे का जो प्रकार होता है वह कौन सा होता है, साइलो खाई होता है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो जाएगा।